किसमें चल रहे थे, हम 5 किंगडम थ्योरी को पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे थे। 5 किंगडम थ्योरी, ये जो 5 किंगडम थ्योरी है ये क्या होती है? देखो 5 किंगडम थ्योरी को हमने क्या कहा था, पंच जगत प्रणाली। क्या कहा था? पंच जगत प्रणाली हमने लिखा था। अब ये इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आरएच वही टेकर ने जो 5 किंगडम बनाए थे, वो एक एक किंगडम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल अच्छे पूछे जाते हैं। ओके, क्या हुआ गोदारा जी? नहीं जी, मैं क्यों नाराज होंगी किसी से? ओके, देखो पंचजगत प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा था। ये जो पंचजगत प्रणाली है, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का पिता हमने किसको कहा था, कैरोलस लीनियस को कहा था, जिसने सबसे पहले वर्गीकरण की क्या रखी थी, नींव रखी थी, या वर्गीकरण करने की क्या की थी, कोशिश की थी। लेकिन कैरोलस लीनियस ने गलती क्या कर दी कि उसने 2 किंगडम बनाए थे, और एक किंगडम में क्या रख दिए, एनिमल्स, और दूसरे किंगडम में उसने क्या रख दिए, प्लांट रख दिए। फिर लोगों को दिक्कत क्या होने लगी कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें प्लांट के कैरेक्टर भी हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें एनिमल के कैरेक्टर भी हैं। भाई इस जीव को हम कहां रखेंगे जो प्लांट में भी आता है, जो एनिमल में भी आता है, ठीक है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर 5 किंगडम थ्योरी आती है, पंच जगत प्रणाली आती है। और ये 5 किंगडम थ्योरी कौन लेके आता है, उस वैज्ञानिक का नाम है आर.एच. विटेकर। वैज्ञानिक का नाम क्या है, आर.एच. विटेकर। आपको क्या याद रखना है, वैज्ञानिक जो 5 किंगडम थ्योरी लेके आया था उसका नाम क्या था, आप क्या कहेंगे, आर.एच. विटेकर उसका नाम था, ठीक है। अब देखो वो जो 5 किंगडम थे वो कौन कौन से बनाए गए थे। सबसे पहले तो इनके नाम और इनका कोशिकीय संगठन, ध्यान से सुन लेना, 5 किंगडम के नाम और उनका कोशिकीय संगठन आपको याद होना चाहिए। उस 5 किंगडम में सबसे पहला किंगडम कौन सा था, तो आप कहेंगे मोनेरा था। पहला कौन सा था, मोनेरा। दूसरा किंगडम कौन सा था, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटिस्टा था। क्या था, प्रोटिस्टा। अब एक बार आप इनके नाम याद करने की कोशिश करो, फिर मैं इनको एक एक के बारे में पढ़ाऊंगी कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है। तीसरा ग्रुप आपका क्या है, तो आप क्या कहेंगे, फंगाई होता है। तीसरा ग्रुप कौन सा होता है, फंगाई, जिसे हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। तीसरे किंगडम को आप क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं, कवक कहते हैं। इसका जो चौथा किंगडम है इसको क्या कहा जाता है, प्लांटी कहा जाता है। और प्लांटी को आप क्या कह देते हैं, पादप कह देते हैं। यानी कि जितने भी जीव जो प्लांट जैसे कैरेक्टर रखते हैं उसको हम किस में रखते हैं, प्लांटी के अंदर रख देते हैं, पादप जगत के अंदर रख देते हैं। इसके बाद जो 5वां किंगडम इन्होंने बनाया, वो 5वां किंगडम कौन सा था, एनिमेलिया था। 5वां किंगडम कौन सा था, एनिमेलिया था। और एनिमेलिया को आप क्या कहते हैं, जंतु। एनिमेलिया को आप क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, आपने क्या कहा कि ये जो आर.एच. विटेकर है ये संपूर्ण जीवों को कितने किंगडम में बांट गया, 5 किंगडम के अंदर, ठीक है। उस 5 किंगडम में सबसे पहला किंगडम कौन सा था, मोनेरा था। याद करने की कोशिश करो कमेंट सेशन में रिवाइज कर करके। पहला किंगडम कौन सा था, मोनेरा था। दूसरा प्रोटिस्टा था। तीसरा फंगाई या फिर क्या था, कवक था। चौथा क्या था, प्लांटी यानी कि पादप था। और 5वां कौन सा था, एनिमेलिया था, जिसे आप क्या कहते हैं, जंतु जगत भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इनका जो कोशिकीय संगठन है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक सवाल सीधा सीधा किससे बन जाता है, कोशिकीय संगठन से बन जाता है। एक सवाल सीधे किससे बन जाएगा, कोशिकीय संगठन से बन जाएगा। कोशिकीय संगठन का मतलब आप क्या कहेंगे कि इनमें से कुछ किंगडम के जीव तो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक, और कुछ किंगडम के जीव कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। क्योंकि कोशिकीय संगठन के आधार पर कुछ कोशिकाएं कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, और कुछ कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। तो अब इनमें से जो मोनेरा के जंतु हैं, सीधा ही पूछा जाएगा कि मोनेरा के जितने भी जीव हैं उनका कोशिकीय संगठन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव, सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं वो किसके अंदर रखे गए हैं, मोनेरा के अंदर। किसमें रखे गए हैं, मोनेरा के अंदर। और एक बात मैंने आपको सेल वाले चैप्टर से ही रट्टे
अच्छे से रट्टे मरा दिए थे कि अगर कहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम आता है तो आप पहला एग्जाम्पल क्या दे देंगे, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु। बैक्टीरिया या फिर जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, जीवाणु को पढ़ते हैं। यानी एक बात हमें समझ में आ गई कि मोनेरा के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, हम जीवाणु को पढ़ेंगे जो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद में प्रोटिस्टा की बात करूं, देखो हमने ये लिख दिया कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव किसमें आएंगे, मोनेरा में आएंगे। तो अब जीव कैसे बच गए, यूकैरियोटिक। जीव कैसे बच गए, यूकैरियोटिक। मतलब प्रोटिस्टा के जीव होंगे तो कैसे, यूकैरियोटिक। आप क्या बोलेंगे, मैडम ये जीव कैसे हो गए, यूकैरियोटिक। लेकिन एक बात ध्यान से देख लेना, ये यूकैरियोटिक जीव भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो कैसे होंगे, एक कोशिकीय। एक तो कैसे होंगे, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब समझ गए, ऐसे जीव जिनमें केवल, ऐसे यूकैरियोटिक जीव जिनमें केवल कितनी कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका, सिंगल सेल पाई जाती है। दूसरा आप क्या कहेंगे, दूसरे जीवों को आप क्या कह देंगे, यूकैरियोटिक कह देंगे, सॉरी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय कह देंगे। दूसरे जीवों को क्या कहा जाएगा, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। यानी ये यूकैरियोटिक जीव भी दो प्रकार के हो गए, एक तो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और दूसरे बहुकोशिकीय, या फिर आप उसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, मल्टी सेलुलर के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये कैसे यूकैरियोटिक होते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा के सदस्य एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट थी भाई, यूकैरियोटिक तो होते हैं लेकिन कैसे यूकैरियोटिक है, आप क्या कहेंगे, ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, किसके, प्रोटिस्टा के। ठीक है, इन दोनों का हमने कोशिकीय संगठन देख लिया है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, फंगाई की बात करेंगे, किसकी, कवक की। ये जो फंगाई है, ये जो कवक है, ये कवक कैसे जीव होते हैं भाई, होंगे तो यूकैरियोटिक लेकिन एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय। तो आप क्या कहेंगे, कवक कैसे होते हैं। कवक की बात नहीं करनी, हम तीनों की साथ ही बात कर लेते हैं। कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, तीनों ही जगत के जो सदस्य हैं ये कैसे होते हैं, एक साथ ही याद कर लो, कैसे होंगे, बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, या फिर आप क्या कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव होते हैं फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तीनों जगत के सदस्य कैसे होंगे, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक या मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। ये बात आपको याद रखनी है, नाम तो आपको याद रह जाएगा लेकिन इसका कोशिकीय संगठन याद रखने का तरीका देखो। सबसे पहले हम कौन सा जगत पढ़ेंगे, मोनेरा पढ़ेंगे, और मोनेरा के अंदर क्या आती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। सभी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो किसमें आती है, मोनेरा के अंदर आती है। यानी हम मोनेरा के अंदर किसको पढ़ेंगे, हम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा। ये जो प्रोटिस्टा के सदस्य हैं, हमने सारे प्रोकैरियोटिक इसमें रख दिए मोनेरा में, तो बच गए क्या, यूकैरियोटिक। अब ये जो यूकैरियोटिक जीव हैं ये कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक कैसा होगा, बहुकोशिकीय, और एक कैसा होगा, एक कोशिकीय। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब देखो हमारा जो ये प्रोटिस्टा है ये कैसा होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है। फिर हम फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तीनों जगत की अगर एक साथ बात कर ले तो तीनों जगत के सदस्य कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। यानी है तो यूकैरियोटिक लेकिन इनमें कोशिकाएं क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में आई। ये पांचों किंगडम के नाम और इनका कोशिकीय संगठन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आज हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे किसके बारे में, मोनेरा के बारे में, कि ये मोनेरा क्या होता है इसके बारे में। और सब एक बात सुन लेना, सबसे ज्यादा सवाल आपको मोनेरा और फंगाई से देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लांटी को तो हमने अलग से पढ़ लिया, पादप वर्गीकरण हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, और पादपों के हार्मोन्स, पादपों के रोग वो आगे हम पढ़ेंगे, एनिमेलिया को हम पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलते हैं मोनेरा से और किससे, फंगाई से। ओके, चलो आगे। इतनी बात आप सबको समझ में आई, चलो ठीक है भाई, आगे चलो। मैं मिटा रही हूं इसको ना।
अरे साथ साथ लिखते जाया करो, तुम कमेंट्स में ध्यान देते हो तो लिखोगे कहां से। ओके भाई, चलो अब आप फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे मोनेरा। पहली हेडिंग आज आपकी लिखेंगे मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत। और मोनेरा किंगडम के जीवों का लक्षण क्या होता है, कौन कौन से जीव आते हैं, इनका उपयोग क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे मोनेरा जगत। पहली हेडिंग है आपकी मोनेरा जगत। मोनेरा जगत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा किंगडम को पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले ये जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम के जीव कैसे हैं, आप कैसे क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक जीव है। कैसे जीव हैं, प्रोकैरियोटिक जीव है। अगर आपको प्रोकैरियोटिक के लक्षण पता है तो आप किसके लक्षण लिख सकते हो, मोनेरा जगत के लक्षण लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है, एक एक लक्षण बता रही हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, अति सूक्ष्म होती है, अति सूक्ष्म। भाई इनको देखने के लिए आप इन कोशिकाओं को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या आपने कभी जीवाणु को देखा है, भाई ये जीवाणु जा रहा, ऐसे देखा है कि देखो हमारे हाथ पे जीवाणु बैठा है, ये जीवाणु जा रहा। कभी आपने जीवाणु को इस तरीके से देखा है, नहीं देखा ना। क्यों नहीं देखा, क्योंकि जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, अति सूक्ष्म होती है, जिनको आसानी से नहीं देखा जा सकता। आई बात समझ में। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने क्या देख लिया कि मोनेरा जगत के जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे, अति सूक्ष्म होंगे, बहुत छोटे होंगे, जिसको आसानी से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दृष्टि का यूज करेंगे। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि इन बैक्टीरिया के जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का दूसरा लक्षण क्या है कि मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं, मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं, इन जीवों के अंदर न्यूक्लियस, हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। न्यूक्लियस को आप क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। न्यूक्लियस को आप क्या कहेंगे, केंद्रक। यानी एक लक्षण हम क्या लिखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक कैसा होता है, आप क्या कहेंगे, अल्प विकसित होता है। केंद्रक कैसा होता है, अल्प विकसित। अल्प विकसित का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि केंद्रक वेल डेवलप नहीं होता, केंद्रक का सही से विकास नहीं हो पाता। अब देखो केंद्रक अल्प विकसित का मतलब क्या है कि जैसे ये एक बैक्टीरिया कोशिका है, ध्यान से समझना, जैसे ये एक बैक्टीरिया कोशिका है, ये एक जीवाणु कोशिका है। आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर सबसे बाहर की तरफ ये क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। मैंने आपको पढ़ा दिया है कोशिका वाले चैप्टर में, सेल वॉल पाई जाती है और इस सेल वॉल को आप क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। अब देखो इस सेल वॉल के अंदर ये बैक्टीरिया का क्या हो गया, जीव द्रव्य हो गया, लिक्विड वाला पदार्थ हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, या फिर आप क्या कह सकते हैं, आनुवांशिक पदार्थ। आपसे सवाल पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड या आनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति कोशिका में कहां देखी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियस में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है, केंद्रक में देखी जाती है। ठीक है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया का यानी मोनेरा जगत के जीवों का केंद्रक क्या है, अल्प विकसित है। केंद्रक अल्प विकसित होने का मतलब है कि केंद्रक के बाहर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ये जो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के बाहर की तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को आप क्या बोल रहे हैं, केंद्रक झिल्ली बोल रहे हैं, केंद्रक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। यानी इनका केंद्रक अल्प विकसित इसलिए है क्योंकि इनके केंद्रक के बाहर की तरफ केंद्रक झिल्ली क्या होती है, एब्सेंट होती है। केंद्रक झिल्ली क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर इसका जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए किसमें बिखरा रहता है, जीव
जीव द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। किसमें बिखरा हुआ रहता है? जीव द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। यह सबसे अच्छा सवाल बन जाता है कि अगर मोनेरा जगत के जीव, उसका एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? बैक्टीरिया लेते हैं। इन बैक्टीरिया के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है उसकी उपस्थिति कहां देखेंगे? तो आप क्या बोलेंगे? आनुवांशिक पदार्थ जीव द्रव्य में, इस प्रोटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। क्यों बिखरा हुआ रहता है? आप क्या कहेंगे? क्योंकि इनका केंद्रक अल्प विकसित है और अल्प विकसित केंद्रक में केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो ये मुख्य लक्षण है किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। मुख्य लक्षण है किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। ये बात समझ में आई होगी। ये अति सूक्ष्म कोशिकाएं होती जिनको हम आसानी से नहीं देख सकते और इनका मुख्य लक्षण है कि इनका जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये कैसा होता है? अल्प विकसित होता है, जिसके बाहर की तरफ क्या नहीं पाई जाती? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो ये बात आपको ज्यादा याद होनी चाहिए कि इनमें न्यूक्लियस केंद्रक क्या होता है? अल्प विकसित। इसका मतलब उसमें केंद्रक झिल्ली क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसके अलावा देखो, केंद्रक के अलावा इन प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काई, ये गोल्जी काई भी इनमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। इसके अलावा जो ईआर है, अंतःप्रदवी जालिका, ये भी इनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। यानी कि लगभग जो कोशिकांग होते हैं वो इनमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और कोशिकांग कौन कौन से हो गए? सबसे पहले आप क्या कहेंगे? केंद्रक। भाई केंद्रक उपस्थित तो हो सकता है लेकिन कैसा रहेगा? अल्प विकसित रहेगा, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। किसमें? प्रोकैरियोटिक जीवों में। प्रोकैरियोटिक जीव किसमें रखे जाते हैं? मोनेरा जगत में। प्रोकैरियोटिक जीव का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है। तो आप क्या कहेंगे कि इन जीवाणुओं में, इन बैक्टीरिया में या फिर मोनेरा जगत के जीवों में केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई और ईआर ये भी क्या होती है? एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। अब आपका एक सवाल बनना चाहिए कि चलो भाई गोल्जी बॉडी और ईआर तो एब्सेंट है, इनसे कोई असर नहीं पड़ने वाला, इनसे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपको क्या बोलना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं एक बार इसको मिटा रही हूं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कह देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी कि किसी भी कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति गृह कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण करता है? एनर्जी का निर्माण करता है। यानी क्या बनाता है? ऊर्जा। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। इसीलिए कोशिका का जो शक्ति गृह है, पावर हाउस है, ये हम किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे मैं सवाल पूछूं कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं या फिर ये जो मोनेरा जगत के जीव हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अनुपस्थित है। तो मुझे बताओ कि इनके अंदर पावर हाउस का काम कौन करता है? इनमें पावर हाउस का काम कौन करता है? जल्दी से आंसर दो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तो क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो वो किसका निर्माण कर देता है? एनर्जी का निर्माण कर देता है। बट हम ये बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन उनके अंदर एनर्जी का निर्माण करता है? किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर बैक्टीरिया के अंदर। जल्दी से आंसर दो। अच्छा ओम सिंह भट्टी जी आप आ गए। ब्रह्मोर्जी, क्लोरोफिल, ऑक्सीसोम। जल्दी बताओ जल्दी। हरित लवक, लीसोसोम, सेंट्रोसोम। अरे कुछ भी आंसर दे रहे हो। कोई क्लोरोफिल लिख रहा है, कोई सेंट्रोसोम लिख रहा है। पंकज नेगी जी न्यूक्लिक एसिड बता रहे हैं। सेल वॉल कोशिका भित्ति निर्माण करेगी? नो।
सिंह साहब जी, बिल्कुल सही। एक स्टूडेंट का सही आया जो सिंह साहब जी नाम से है, और सबका गलत है तुम्हारा। सीमा सैनी जी भी सही बता रहे हैं। ऑक्सीसोम तो ओम सिंह भाटी जी, ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो ऑक्सीसोम कहां से आएंगे? हो गया, तुम फेल हो गए सारे के सारे। चलो भाई मैं बता देती हूं। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम होता है मीजोसोम। क्या नाम होता है? मीजोसोम। सवाल सीधा बनता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? सीधा सवाल आया हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? तो आंसर आना चाहिए मीजोसोम को। किसे कहा जाता है? मीजोसोम को। ये मीजोसोम क्या करता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो आज से याद रखना, ये क्लोरोफिल, ये आंसर देना गलत है। क्लोरोफिल कहां से आएगा? क्लोरोफिल ऊर्जा थोड़ी बनाएगा, भोजन बना सकता है। अब भोजन बन गया इसका मतलब हमें ऊर्जा थोड़ी मिल गई। ऊर्जा तो कब मिलेगी? जब भोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है, लेकिन इनके समान एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। और ये मीजोसोम को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ओके, चलो आगे। अब ये बात हमने पढ़ ली है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ एक लक्षण हमने देख लिए कि ये लक्षण किसमें देखने को मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर मोनेरा जगत के अंदर। अब देखो, मोनेरा जगत है। इस मोनेरा जगत का हम सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा है? बैक्टीरिया पढ़ा है, यानी किसके बारे में पढ़ा है? जीवाणु के बारे में पढ़ा है। मोनेरा जगत के अंदर 4 प्रकार के जीवाणु आते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मोनेरा जगत में कितने टाइप के बैक्टीरिया आते हैं? 4 प्रकार के जीवाणु आते हैं।